नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे स्वीकृति। जो स्वीकृति है, कन्फेशन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के जो हैं टॉपिक हैं। स्वीकृति पढ़े, संस्वीकृति पढ़े हैं। स्वीकृति को जो हम लोग ने धारा 17 से लेकर 23 तक का धारा हम लोग ने टॉपिक उसको कवर कर लिया है। इस टॉपिक में हम लोग क्या है, संस्वीकृति को जो परिभाषित किया गया है और उसके जो प्रावधान बताया गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो संस्वीकृति जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ये जो संस्वीकृति है इसकी जो परिभाषा है वो स्वीकृति की परिभाषा से ही लिया जाता है। स्वीकृति की जो परिभाषा दे रखे हैं वो धारा 17 में बताया गया है कि स्वीकृति क्या है। उसी परिभाषा को संस्वीकृति के लिए माना जाता है। इसके लिए कोई अलग से कहीं कोई परिभाषित नहीं किया गया पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो जो स्वीकृति की परिभाषा वह है क्या है, वह स्वीकृति मौखिक दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का कोई अनुमान इंगित करता है वो स्वीकृति है। और इसी जो स्वीकृति की जो परिभाषा दे रखा है उसी को संस्वीकृति की परिभाषा में लिया जाता है। देखिए, जो स्वीकृति होती है वो सिविल कार्यवाही के लिए लागू होते हैं और जो संस्वीकृति होती है वो अपराध के लिए लागू होते हैं। संस्वीकृति क्या है, इसको जैसे किसी अभियुक्त व्यक्ति ने किसी अपराध का, जैसे कि 302 का अपराध है, किसी यह स्वीकार करता है कि वो किसी हत्या करके आता है और हत्या करने के बाद उसने अगर किसी व्यक्ति से कोई अपने अपराध को किया है करके पूरी वो घटना का पूरा वर्णन कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसने उस अपराध को स्वीकार कर लिया है, वो उसे संस्वीकृति कहा जाता है, उसे कन्फेशन कहा जाता है। उसने अपराध को अपने किसी व्यक्ति से स्वीकार कर लिया है। जैसे कि कोई अभियुक्त व्यक्ति किसी डॉक्टर को अपनी पूरी घटना को बता दिया गया, कोई मंदिर में जाकर किसी पुजारी को बता दिया है, कोई चर्च में जाकर पादरी से कन्फेशन कर लेता है, तो वो क्या है, संस्वीकृति का है। और ऐसे संस्वीकृति को क्या है, न्यायिकेतर संस्वीकृति कहा जाता है। और यदि वो स्वीकृति क्या है, यदि वो मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है तो उसे न्यायिक स्वीकृति किया जाता है। जो स्वीकृति की जो परिभाषा दे रखे हैं उसे स्टेफेंस डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस, इसमें इसको परिभाषित किया गया था। इस परिभाषा में क्या दिया है उसको हम लोग देखते हैं। स्टेफेंस डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस में जो परिभाषित किया गया है संस्वीकृति को, उसको इस प्रकार है। संस्वीकृति ऐसे स्वीकृति को कहते हैं जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई है जिस पर किसी अपराध का आरोप है, जो प्रकट करती है या अनुमान इंगित करती है, प्रकट करती है या अनुमान इंगित करती है। ये उसकी लॉ ऑफ एविडेंस के पृष्ठ क्रमांक 29 में इसको परिभाषित किया गया है, संस्वीकृति को जो परिभाषित किया है। इस जो संस्वीकृति की जो परिभाषा है उसको प्रिवी काउंसिल ने नहीं माना और अपने एक जजमेंट में, जो प्रिवी काउंसिल ने अपने एक जजमेंट है पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर AIR में, उसने इस परिभाषा को इनकार करते हुए अपनी खुद परिभाषा दिया गया है, जिसमें उसने बताया गया है कि संस्वीकृति ऐसी होनी चाहिए कि तो अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार करे या कम से कम अपराध से संबंधित करीब करीब के सभी तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया है। तो वो क्या है, संस्वीकृति परिभाषा है। ये तो जो जजमेंट आया था वो प्रिवी काउंसिल का जजमेंट आया था। अब भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो अपना सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा एक केस में बलविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AR 1952 का एक केस था। इसमें अपने संस्वीकृति को परिभाषित किया गया है। इस जो जजमेंट है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो प्रिवी काउंसिल का जो जजमेंट दिया है संस्कृति के बारे में पकाला नारायण स्वामी को, उसको ग्रहण करते हुए भारतीय उच्चतम न्यायालय ने संस्कृति को इस परिभाषा को स्वीकार किया गया है। और इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया है कि संस्कृति ऐसी होनी चाहिए कि अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार करे या कम से कम अपराध के सभी तथ्यों को स्वीकार करे। इस केस का फैक्ट इस प्रकार हुआ था। जो बलविंदर कौर नामक एक महिला थी, इसको ऊपर अपने पति के मृत्यु का विचारण चलता है। इसकी जो पति है उसकी जो शव है कुएं में एक लाश मिला, कुएं में लाश बरामद हुआ। जब इसके द्वारा ये हुआ, उसके DNA टेस्ट किया तो उसके जो मृत्यु के कारण कि उसकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु हत्यात्मक थी या प्राकृतिक थी, इसके संबंध में कोई पता नहीं चला। तो जो बलविंदर कौर था उसने अपने कथन में स्वीकार किया, संस्वीकृति किया। तो इस जो महिला ने अपने कथन में बताई कि जो उसकी पति थी उसे एक बीमारी हुआ था और इसके जो पति था एक चित्रकार था। उसने चित्रकारी बनाने के लिए जो रंग होता था वो बहुत जहरकारी था। और जब इसके पति जो बीमार हुआ, बलविंदर कौर के पति, तो उसको जो दवाई लेकर आए थे वो दवाई
उसी जो चित्रकारी के जो विषकारी थी उसके सामने रख दिया और उसके पति के द्वारा क्या है उस जहर को पी लिए गए। तो जो पलविंदर कौर के द्वारा डर गई थी और उसने उस एक अभियुक्त के सहारे से क्या है इसकी जो पलविंदर कौर की पत्नी है पलविंदर कौर है अपने पति के जो शव को कुएं में फेंक दिया गया। तो ये जो अपराध था जो स्वीकृति था या तो अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार करे और ऐसे कुछ तथ्य ऐसे थे जो उसके दोष मुक्ति करते थे। जो घटना आकस्मिक था जो दुर्घटनात्मक था ऐसा उसके कथन से स्वीकार था। तो विचारण न्यायालय के द्वारा जो उसकी संस्वीकृत तथ्य थे उसको स्वीकार कर लिया गया और जो उसे दोष मुक्त करने वाले थे कि दो दवाई एक जगह रखे थे और जो उसने उसे गलतीवश उसे जहर को पी लिया था, इस तथ्य को विचारण न्यायालय ने इनकार कर दिया, रद्द कर दिया। तो जो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस केस में यह कहा गया कि जो संस्वीकृति है या तो पूर्ण रूप से स्वीकार करनी चाहिए या तो पूर्ण रूप से अस्वीकार करनी चाहिए। इसमें यह बताया कि जो संस्वीकृति है उसे फंसाने वाले तथ्य को ग्रहण करना और जो उसे दोष मुक्ति करते तथ्य को ग्रहण करना यह संगत नहीं है, तो उसे पूर्ण रूप से ग्राह्य किया जाना चाहिए। तो ये जो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा थे पलविंदर कौर स्टेट ऑफ पंजाब में, इसमें भी स्वीकृति के जो संस्वीकृति है उसको जो अपराध है उसको स्वीकार किया और उसे परिभाषित किया गया है कि संस्वीकृति ऐसी होनी चाहिए कि तो अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार करे या कम से कम उसे सभी तथ्यों को इस प्रकार स्वीकार करने चाहिए कि अपराध का अनुमान हो सके। अब देखिए जो संस्वीकृति होते हैं उसे दो प्रकार की संस्वीकृति होती हैं, एक तो न्यायिक संस्वीकृति होती है और एक है न्यायिकेतर संस्वीकृति। ये देखिए न्यायिक स्वीकृति क्या होती है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है, जैसे न्यायालय के सामने किया जाता है न्यायालय के सामने, तो उसे कहा जाता है न्यायिक स्वीकृति कहा जाता है। न्यायिकेतर स्वीकृति जो न्यायालय के बाहर किसी व्यक्ति से किया जाता है उसे न्यायिकेतर स्वीकृति कहा जाता है। जैसे कि किसी डॉक्टर के सामने कोई अभियुक्त है उसे जब ले जाया जाता है परीक्षण के लिए, तो उस दौरान उसने सारी घटना को उसे स्वीकार कर ले जाता है, वो क्या है न्यायिकेतर स्वीकृति है। किसी मंदिर में जाकर स्वीकार के लिए, कोई पादरी के समक्ष स्वीकार के लिए, तो ये सारी जो है न्यायिकेतर स्वीकृति है जो न्यायालय के बाहर किया जाता है उसे न्यायिकेतर स्वीकृति कहा जाता है। अब देखिए जो स्वीकृति होती है वो स्वतंत्र होना चाहिए, स्वीकृति जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए, इसके लिए किसी को उत्प्रेरणा वचन या धमकी नहीं देना चाहिए। जैसे कि कोई एक आरोपी हैं, ये अभियुक्त हैं और ये एक डॉक्टर है, ये अभियुक्त है, इसने इस डॉक्टर के समक्ष अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। अब जब ये अपराध को इसने स्वीकार किया है अभियुक्त ने, तो इसको किसी भी तरह से उत्प्रेरणा वचन या धमकी नहीं देना चाहिए। तब इसकी जो अपराध को स्वीकार किया गया है इससे डॉक्टर के, वो उसकी जो स्वीकृति होगी वो स्वतंत्र स्वीकृति माने संस्वीकृति मानी जाएगी। नहीं तो ये क्या है इसकी जो स्वीकृति जो अपराध को स्वीकार किया गया है उसको क्या है अग्राह्य कर दिया जाएगा, विसंगत किया जाएगा। इसी बात को धारा 24 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो न्यायालय के समक्ष किया गया हो या न्यायिकेतर स्वीकृति हो, वो क्या है स्वतंत्र होने चाहिए, उसकी स्वेच्छा से किया गया होना चाहिए। यदि किसी अभियुक्त के द्वारा जो अपराध संस्वीकृति किया गया है उसको यदि कोई उत्प्रेरणा दे, मतलब किसी को उत्प्रेरित किया गया है, उसे धमकी के द्वारा उसके संस्वीकृति करने के लिए बस के, या कोई वचन दिया गया है या कोई प्राधिकारी के द्वारा किया उसे संस्वीकृति करने के लिए विवश किया गया है, या कोई इससे कोई ऐसे कोई शब्द किया है कोई आप संस्वीकृति कर लीजिए आपके लिए फ़ायदे के लिए होगा, तो ये जो सारे वर्ड हैं उत्प्रेरणा धमकी वचन या किसी प्राधिकार के द्वारा या कोई क्या है यही फ़ायदा होगा, इसे फ़ायदे के लिए होगा, तो ये जो अभियुक्त के द्वारा इस प्रकार के अगर किसी को कहा गया है कि आप संस्वीकृति कर लिए आपके लिए होगा, तो ये जो संस्वीकृति किया जाएगा अभियुक्त के द्वारा वो न्यायालय को मान्य नहीं होगा। न्यायालय अगर इस अनुमान के साथ कार्य करते हैं कि ये जो संस्वीकृति है धमकी उत्प्रेरणा वचन द्वारा कराई गई है, तो ये जो अभियुक्त संस्वीकृति है कि उसने अपराध किया है, अपराध को स्वीकार किया है, मैंने जाकर इसको बताया था, ये एक, तो ये जो संस्वीकृति हो गई वो मान्य नहीं हो गई, वो विचारण में उससे विसंगत होगी। जो भी संस्वीकृति बताया गया वो अभियुक्त के द्वारा स्वतंत्र होना, स्वैच्छिक होना चाहिए, किसी भी प्रकार के उत्प्रेरणा वचन द्वारा नहीं कराई गई, नहीं तो वो संस्वीकृति होगी, वो मान्य होगी, नहीं तो ये विसंगत होगी। यही बात बताया गया है धारा 24 में। और धारा 24 क्या बोलते हैं उसको देखते हैं हम लोग। उत्प्रेरणा धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्यवाही में विसंगत होती है। देखिए दांडिक कार्यवाही में विसंगत कब है ये देखते हैं, कब उसे विसंगत किया जाता है। दांडिक कार्यवाही में उत्प्रेरणा है, धमकी है या वचन है,
उत्प्रेरणा धमकी वचन। अब देखिए ये जो धारा क्या बोलते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ये धारा में जो धारा 24 में है उसमें 4 बातों को बताता है। वो 4 बातें कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति कार्यवाही में विसंगत है। देखिए कार्यवाही में विसंगत है, दंडिक कार्यवाही में जो है विसंगत है। कोई अभियुक्त हैं, जैसे कोई अपराध को स्वीकार कर लेते हैं किसी के व्यक्ति के सामने या न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने कि यह स्वीकार किया मैंने इस व्यक्ति को मारा है, तो वो क्या है उसकी संस्वीकृति है। लेकिन वो न्यायिक जो कार्यवाही है उसमें विसंगत होगी दंडिक कार्यवाही में, तो वो उसके विसंगत होने के लिए क्या आधार है उसको हम लोग देखते हैं। यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत हो कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के बारे में देखिए कि ये जो पहला वर्ड आता है आरोप के बारे में, जो उसके जो उत्प्रेरणा धमकी या वचन दो कराई गई है वो आरोप के बारे में हो, मतलब जो उसका विचारण चल रहा है उसी के बारे में उसको उत्प्रेरणा दिया गया, धमकी दिया हो या वचन दिया गया द्वारा कराई गई हो, जो प्राधिकारी द्वारा। अब ये पहला क्या है आरोप के बारे में जो धमकी वचन उत्प्रेरणा, और जो है उत्प्रेरणा धमकी वचन द्वारा कराई गई हो। दूसरा हो गया ये तीसरा क्या है जो प्राधिकारी द्वारा, जो प्राधिकारवान, तीसरा है जो प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया और जो न्यायालय की राय में, देखिए जो न्यायालय की राय है, न्यायालय को या जो न्यायालय है न्यायाधीश है उसके राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए कि उसे युक्तियुक्त प्रतीत होने वाले आधार देती हैं कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्यवाही में ऐहिक रूप से फ़ायदा उठाएगा, ऐहिक रूप से किसी बुराई का अपवर्जन कर लेगा। ये जो सारी बातें बताई गई हैं ये 4 हैं ऐहिक रूप से फ़ायदा। तो ये चारों अगर किसी संस्वीकृति में पाए जाते हैं न्यायालय, तो वो जो संस्वीकृति होगी वो स्वतंत्र संस्वीकृति नहीं होगी और उसे दंडिक कार्यवाही में विसंगत होगी। तो पहला कौन सा है, देखिए किसी अभियुक्त को जो संस्वीकृति कर रहे हैं उसे कहीं उत्प्रेरणा दिया गया हो, धमकी दिया हो, वचन द्वारा कराई गई है, तो वो संस्वीकृति है, वो स्वतंत्र संस्वीकृति नहीं मानी जाएगी और वो दंडिक कार्यवाही में विसंगत होगी। अब ये देखिए क्या ये संस्वीकृति है कहीं दूसरे के आरोप के बारे में है कि वो आरोप के बारे में नहीं है और किसी चीज़ के बारे में उत्प्रेरणा धमकी वचन दी गई है, तो वो संस्वीकृति स्वतंत्र होगी। लेकिन वो क्या है उसी आरोप के बारे में होना चाहिए, जो है आरोपी जो है संस्वीकृति कर रहे हैं वो उसी आरोप के बारे में उसे धमकी उत्प्रेरणा वचन दी गई हो। तो ये जो है यही बताता है आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा धमकी वचन द्वारा कराई गई हो। तो ये जो बात है दूसरे, पहला यह आरोप के बारे में हो और दूसरा क्या है उत्प्रेरणा वचन द्वारा कराई गई हो और तीसरा क्या है प्राधिकारवान व्यक्ति। मतलब क्या है, कौन है प्राधिकारवान व्यक्ति, इसके समझने के लिए हम प्रयास करेंगे कि कौन सा व्यक्ति है जो संस्वीकृति को प्रभावित कर सकता है। तो अभियुक्त को यह प्रतीत होती कोई भी व्यक्ति उसके अभियोजन कार्यवाही को प्रभावित कर सकते हैं, उस प्रकरण में प्राधिकारवान व्यक्ति होगा। जैसे कोई पुलिस है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, तो ये सब प्राधिकारवान व्यक्ति है। मतलब अभियुक्त को यह प्रतीत हो कि उसके जो अभियोजन को प्रभावित कर सकता है उसके मन में ये वो प्राधिकारवान व्यक्ति कहलाया जाता है। तो प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा क्या है उत्प्रेरणा धमकी वचन द्वारा कराई गई है, तो वो जो संस्वीकृति करने के लिए उसे उत्प्रेरणा वचन धमकी दिया गया है, तो वो जो संस्वीकृति करेगा अभियुक्त, यदि न्यायालय के यह राय है कि उसके ऐहिक रूप से फायदे के बुराई का अपवर्जन करने के लिए भी अगर अभियुक्त को कहा गया हो, जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है कि आप स्वीकार कर लो भगवान के लिए है आपसे अच्छा होगा या आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ये अगर कोई कहा जाता है कि यही रूप से आपको फ़ायदा होगा, अपराध को स्वीकार कर लो या बुराई का अपवर्जन हो जाए, अपराध को स्वीकार लो, तो ऐसा यदि न्यायालय पाया जाता है कि ऐसा कोई से किसी अभियुक्त को उत्प्रेरित किया गया है, तो वो जो संस्वीकृति है अभियुक्त के द्वारा, वो संस्वीकृति दंडिक कार्यवाही में विसंगत होगी। ये बात बताता है धारा 24 जो है, किसी भी अभियुक्त के द्वारा अगर कोई संस्वीकृति किया जाता है तो वो संस्वीकृति स्वतंत्र होना चाहिए। उसे किसी आरोप के बारे में उसे धमकी वचन न दी गई हो, न तो उसे धमकी वचन उत्प्रेरणा दिया गया हो। कोई भी धमकी उत्प्रेरणा वचन जो है किसी प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा न दिया गया हो। और क्या है जो उसे जब संस्वीकृति कर रहे हैं तो उसे किसी व्यक्ति के द्वारा यह ना बोला गया हो कि उस संस्वीकृति में उसे ऐहिक रूप से फ़ायदा उठाएगा या बुराई का अपवर्जन करेगा। अगर ऐसा कोई पाया जाता है न्यायालय, तो वो क्या होगा, उसकी जो संस्वीकृति होगी वो विसंगत होगी।
तो यही है जो बताया गया धारा में, कोई भी व्यक्ति है जो संस्वीकृति करे उसे स्वतंत्र संस्वीकृति होनी चाहिए, किसी प्रकार के उत्प्रेरणा धमकी वचन द्वारा नहीं कराएगी। यदि ऐसा कोई पाया जाता है न्यायालय को यह अनुमान है कि ऐसा कोई हुआ है तो उसके बारे में दांडिक कार्य में वो जो संस्वीकृति होगा वो विसंगत होगा, उसे ग्राह्य नहीं किया जाएगा। तो ये बताता है धारा 24 और ये संस्वीकृति है। अब हम देखेंगे धारा 25। अब हम स्वीकृति के जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। धारा 25 जो बताता है, धारा 25 बताता है यदि कोई अभियुक्त है पुलिस से कोई अपराध को स्वीकार करता है या कोई पुलिस से कोई संस्वीकृति करता है तो उसको जो है क्या है दंडिक कार्रवाई में साबित नहीं की जाएगी। यही बताता है धारा 25। जैसे कि इस धारा 25 को हम लोग इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं, जैसे ये अभियुक्त है और इसने इसे मृतक को टंगिया बौछला से जो है मारा या उसकी हत्या कर दी, मार पीट कर जैसे भी उसकी हत्या कर दी। इसने जब हत्या करने के द्वारा अब इसके क्या है थाना जाता है और थाना में जाकर पुलिस ऑफिसर से क्या कहता है, मैंने इस व्यक्ति को टंगिया बौछला से मारकर इसकी जो है हत्या कारित कर दी। क्या है तो क्या ये अभियुक्त जो है इस अपराध को जो उसने जाकर इस पुलिस ऑफिसर से इसने स्वीकार किया है कि इसने मैंने हत्या का अपराध किया है, क्या ये जो है कार्रवाई में साबित किया जा सकता है? क्या इस पुलिस ऑफिसर से इसने इससे संस्वीकृति की है, ऐसा ये पुलिस ऑफिसर का साबित किया जा सकता है क्या कि इसने मेरे को आकर इसने हत्या करने का अपराध को स्वीकार किया है? तो ये जो कार्रवाई है इस पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाएगी कि उसने मेरे समक्ष अपराध को स्वीकार किया गया है दांडिक कार्रवाई में, या इस अभियुक्त के विरुद्ध उसे सुसंगत नहीं किया जाएगा और इसके विरुद्ध इस पुलिस ऑफिसर के द्वारा साबित नहीं की जाएगी। यही बात बताता है धारा 25। धारा 25 क्या बोलता है उसको देखते हैं। पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति को साबित न किया जाना, मतलब कोई भी है पुलिस ऑफिसर के जिसके समक्ष उसने कोई अपराध करने के लिए स्वीकार किया गया है, कोई अपराध करने को कथन किया गया है, उसको क्या है पुलिस ऑफिसर के द्वारा उसके विरुद्ध साक्ष्य में नहीं दिया जाएगा। यही बात बताते हैं। 25 देखते हैं, किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त, जिसने क्या है ये अपराध का अभियुक्त है के विरुद्ध साबित न की जाएगी। मतलब कोई भी है पुलिस ऑफिसर के कोई अपराध करने को स्वीकार किया जाता है अभियुक्त के द्वारा, तो उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा यह नहीं कहा जाएगा और न ही उसके विरुद्ध साबित करने दिया जाएगा कि इस अभियुक्त ने मेरे समक्ष आकर अपराध को स्वीकार किया है, इसके समक्ष कोई बात साक्ष्य में नहीं दी जाएगी। यही बात होता है कि कोई भी व्यक्ति है किसी अपराध करने में थाना में जाकर सरेंडर कर दिया जाता है तो उसके जो है क्या है उस संस्वीकृति का उल्लेख नहीं किया जाता है, उसके विरुद्ध प्रॉपर जांच किया जाता है, विचारण किया जाता है, उसके साक्ष्य संग्रह किया जाता है और उसके विरुद्ध उस जो क्या है उस व्यक्ति के विरुद्ध जितने भी साक्ष्य संग्रह है उसके आधार पर उसे दोष सिद्ध किया जाता है। उसके संस्वीकृति के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जाता है कि इसने आकर मेरे समक्ष मेरे पुलिस स्टेशन में जाकर स्वीकार किया है इसलिए उसे साक्ष्य संग्रह नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। इसके जो पुलिस ऑफिसर क्या है इसने सिर्फ कथन को स्वीकार किया, उसने बताया, उसके क्या होगा कोई साक्ष्य नहीं देगा उसके बारे में किसने मेरे को आकर बताया, इसने आकर अपराध को स्वीकार किया है, मेरे समक्ष संस्वीकृति किया गया है, इसके बारे में इस पुलिस ऑफिसर के द्वारा कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा करने का इजाज़त दे दिया जाता तो पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को मार पीट कर उससे अपराध करने के लिए कबूल करने के लिए कहा जाता है। इस नाम से क्या है इसे धारा को बनाया गया है कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर से कोई अभियुक्त संस्वीकृति करता है तो उसे दंडिक कार्रवाई में उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा। तो यही बात बताया है धारा 25। यदि कोई व्यक्ति है थाना में जाकर या कहीं जाकर पुलिस ऑफिसर को कोई कथन कहता है तो उसके जो पुलिस ऑफिसर से की गई है तो उसे कोई साबित नहीं किया जाएगा, उसके विरुद्ध कोई उसके बारे में साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ये बात बताता है धारा 25। अब धारा 26 देखते हैं। यदि अभिरक्षा में कोई कस्टडी में है पुलिस अभिरक्षा से मतलब क्या समझते हैं? पुलिस अभिरक्षा मतलब क्या है? पुलिस के नियंत्रण उसके कंट्रोल में हो आप। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके कस्टडी उसके जेल के चार दीवारी के अंदर हो या थाने के अंदर हो या आप किसी भी जगह बाहर खुले स्थान में भी आप यदि पुलिस के कंट्रोलिंग में है, उसके देख रेख में है, उसके संरक्षण में है, मान लो आपको खुला छोड़ दें लेकिन आपके ऊपर कंट्रोलिंग पावर बनाए रखें पुलिस, तो भी आप उसके कस्टडी में ही माना जाओगे, उसके नियंत्रण में ही माना जाओगे। यही बात बताते हैं धारा जो है 26। यदि आप कोई पुलिस कस्टडी में होते किसी अपराध को स्वीकार करते हैं तो उसके जो है उसके विरुद्ध साक्ष्य में नहीं दिया जाएगा। यही बात बताते हैं धारा 26। अब उसको देखते हैं क्या बताएं धारा 26 बेहरा एक्ट लैंग्वेज देखते हैं। पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना।
कोई है जो पुलिस कस्टडी में है, उसके अगर पुलिस के समक्ष किया जाता है, पुलिस कस्टडी के दौरान किया जाता है, तो उसके द्वारा उसे साबित नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी उसे कथन किया जाएगा, वो कहा जाएगा पुलिस के समक्ष, पुलिस कस्टडी में, तो उसके विरुद्ध जो है, अभियुक्त के विरुद्ध वो जो भी बोला गया है उसे साबित नहीं किया जाएगा। यही बात बताना। 24, कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब पुलिस के ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, देखिए पुलिस ऑफिसर के अभिरक्षा में हो, ऐसी व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थित में ना हो। अब ये धारा एक अपवाद को स्वीकार करता है यहाँ, जब तक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित ना हो। मजिस्ट्रेट अगर उस समय उपस्थित है, कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जेएमएफसी या न्यायिक मजिस्ट्रेट अगर उपस्थित है और उसके उपस्थिति में कोई व्यक्ति अगर अपराध करने को स्वीकार करता है, तो वो क्या होगा, उसकी संस्वीकृति हो जाएगी। लेकिन जब कोई मजिस्ट्रेट नहीं है, कोई जेएमएफसी नहीं है, कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट उस समय नहीं है, तो पुलिस के द्वारा जो भी कुछ कथन किया जाए अभियुक्त के द्वारा, तो उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा कोई उसे साक्ष्य में नहीं दिया जाएगा कि इसने मेरे समक्ष अपराध को स्वीकार किए हैं, इसने मेरे को ये बताया गया है, इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं दिया, ना ही उसके विरुद्ध उसे साबित किया जाएगा। उसको वही जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर दंडित करने की कोशिश किया जाएगा, उसे साक्ष्य में दिया जाएगा जो उसे साक्ष्य में संकलन में प्राप्त हुए हो, वो उसके संस्वीकृति के आधार पर उसे साबित नहीं किया जाएगा। पुलिस ने मेरे को ऐसा मतलब बताया कह के साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। यही बात बताया गया है धारा 26। धारा 25 बताता है पुलिस से, मतलब कोई व्यक्ति पुलिस को जाकर करता है, और अगर कोई व्यक्ति पुलिस के कस्टडी में होते हुए कोई अपराध करने को स्वीकार करता है, तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सुसंगत नहीं है और ये विसंगत है दांडिक कार्रवाई में, और इसे साबित नहीं किया जाएगा। जैसे एक केस है इम्परर वर्सेस जगिया, AI 1938 का एक पटना का केस है, 1900 पेज नंबर पटना का क्या है 308 का है। इस केस में बताया गया है कि एक स्त्री है जिस पे उस समय संस्वीकृति की, जब पुलिस वाले इसको छोड़कर एक पंचायत में छोड़कर चला गया, तो इस स्त्री ने पंचायत में जाकर अपराध को स्वीकार कर लिया गया। तो ये जो है, जो पुलिस ऑफिसर था उसे छोड़कर पंचायत से चला गया, तो उस समय इसे जो संस्वीकृति की है उसे संस्वीकृति नहीं मानी गई, क्योंकि उस समय जब इसे छोड़कर चला गया तो भी ये किसके कस्टडी में थे, पुलिस वाले के कस्टडी में ही थे, उसके नियंत्रण में ही थे। इस नाम से उसके जो भी पंचायत को बताएं उसके संस्वीकृति नहीं मानी गई और उसके विरुद्ध साबित नहीं किया गया। और इसी प्रकार एक और केस है R बनाम लेस्टर 1985 बॉम्बे 165 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, एक अभियुक्त को टांगे में लेकर कोर्ट जा रहा था। उस समय पुलिस वाले उसको लेकर जा रहा था। जिस समय पुलिस वाले लेकर जा रहा था, पुलिस वाले उतर गए टांगे से, और इस जो अभियुक्त है ने टांगे वाले को घटना की सारी बातें बता दी कि मैंने इसे ऐसा अपराध किया है। तो वो जो संस्वीकृति है इस व्यक्ति के द्वारा क्या है, उसे सुसंगत नहीं मानी गई। क्यों? क्योंकि उस समय जो है ये पुलिस कंट्रोलिंग पावर में था, इस नाम से उसे संस्वीकृति नहीं मानी गई। तो ये जो बात बताया गया है धारा 25 और धारा 24 में बताएं, पुलिस से की गई और पुलिस के अभिरक्षा में होते हुए कोई संस्वीकृति किया जाता है तो उसे क्या है, साक्ष्य में विसंगत है। यदि कोई पुलिस अभिरक्षा में है तो इसका एक अपवाद बताता है, यदि वो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कोई संस्वीकृति करता है तो वो क्या है उसकी जो संस्वीकृति होगी वो वैध संस्वीकृति होगी और उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। यही कारण है कि कोई भी अपराध करके कोई अभियुक्त जाता है थाना में, जैसे कि कोई बता दी जाता है सरेंडर के मैंने इसको यहाँ से मार कर आया है, तो वो क्या है उसकी जो पूरी घटना को बताते हैं, तो उसको क्या है पुलिस वाले उसको साबित करने के लिए कोर्ट में नहीं दिया जाता है, उसको बैठाएंगे, उसके बारे में पूरी साक्ष्य संकलन किया जाएगा, उसका मेमोरेंडम कथन लिया गया कि कैसे कैसे उसने उस हत्या के घटना के कहाँ कारित किया गया, उसके बारे में साक्ष्य संकलन करें। उस साक्ष्य के आधार पर उसे दंडित करने के लिए साक्ष्य दिया जाएगा, ना ही कि इसने थाने में आकर मेरे समक्ष इसने अपराध को स्वीकार किया, इसके बारे में साक्ष्य नहीं दिया जाता है। अब जो धारा 27 बताते हैं मेमोरेंडम कथन के बाद बताता है कि मेमोरेंडम क्या होता है, क्या जो पुलिस सर्विस को कोई कथन किया जाता है, इसका ये जो अपवाद के रूप में धारा 27 दे रहा है, धारा 24, धारा 25 और धारा 26 के अपवाद के रूप में धारा 27 दिया है, उसको मेमोरेंडम कथन कहा जाता है। धारा 27 क्या बोलते हैं उसको आगे हम देखते हैं। धन्यवाद।